एक दफ़ा फिर से वार जोन में खुश आमदेद कहूँगा। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल बनी है। यकीनी तौर पर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है और ख़ास तौर पर वो एनालिसिस, वो तज्जिया कि जो कि इस तमाम सूरत हाल के बाद आना चाहिए, वो जहन कि जो कि अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि अब मामलात किस जानिब बढ़ते हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब ने हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सर, ये जो तमाम तर सूरत हाल हमने बनते देखी है, यकीनी तौर पर अब तो कुछ टाइम गुजर चुका, इससे आगे की सूरत हाल आप क्या देखते हैं? क्योंकि अभी हम कुछ इक्का दुक्का खबरें सुनते दिखाई देते हैं कि जहां पर हमें नजर आता है कि एक दफ़ा फिर से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी शुरू हुई है। क्या देखते हैं मोदी के इस तौसी पसंदाना रवैये के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पूरी चीज़ों का तो सारा दिन आपने तज्जिया किया, हमने तज्जिया किया, और जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया, जिसमें पाकिस्तान के रिस्पांस में स्ट्रेटजी भी थी, डिसेप्शन भी थी और कोऑर्डिनेशन भी थी। और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्म फोर्सेस एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द आर्म फोर्सेस एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिफरेंट आर्म। और उसके ऊपर खास तौर पे जो पीएफ ने जिस तरह जाके हमारे शाहीनों ने S-400 सिस्टम को तबाह किया, और तबाह करने के बाद जिस तरह वहां से वापस आए, इट वाज अ सुसाइडल मिशन, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम जाए। और कल जो हमें एयर वाइस मार्शल ने जो बताया, और मैं उनसे पूरी एग्री करता हूँ कि ये जो बैटल है जो 1 घंटे तक जारी रही, ये आने वाले दिनों में जो वॉर कोर्सेज हैं, जो स्टाफ कॉलेज के कोर्सेज हैं, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, उनके अंदर ये केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब हमने कोर्सेज किए थे तो उस जमाने में ग़ज़वा खंदक, जंग बदर, फिर हज़रत खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटजी, फिर उसके बाद अगर आप वेस्ट में आए तो नेपोलियन की स्ट्रेटजी, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की स्ट्रेटजी, ये तमाम चीजें जो है ये केस स्टडी के तौर पे बैटल जो है, नेपोलियनिक वॉरफेयर, ये पढ़ाई जाती थी और इससे सबक अख्ज़ किए जाते थे। तो ये जो अब ये है, इस पाकिस्तान ने इसके अंदर एक नई तारीख, एक नया चैप्टर लिखा है। पूरे के 74 जहाज, मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, उसके अपोजिट 40 जहाज, फिर 1 घंटे तक की डॉग फाइट, फिर 4 मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट को तबाह करना, उनका रैकेज वहां जाके गिरना, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे जो जैमिंग हमने की, जिस तरह फिर उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे जो आप गए, जो हमने हैकर्स ने हमारे जो कुछ किया, एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो जिसके ऊपर किताबें जरूर लिखी जाएंगी। अब हम आते हैं उस फेज की तरफ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा जी कि अब दोनों ममालिक राजी हो गए हैं वो जंगबंदी करने पे। तो वाकई पाकिस्तान तो राजी हो गया है जंगबंदी करने पे, और अभी तक तो जैसे कह रहे हैं कि DGMOs की मीटिंग होंगी, उसके बाद फिर आगे हम चलें। लेकिन इंडिया मेंटली और साइकोलॉजिकली राजी नहीं हुआ है। अभी कोई 6 बजे, अपना 6 बजे से लेके कोई 2200 बजे तक, 10 बजे तक 66 ब्रिगेड के इलाके में जो कश्मीर में है, नीलम वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल पे और भिम्बर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे कॉन्स्टेंटली फायरिंग, ऑल आर्म्स की फायरिंग चलती रही है। और ये इंडियन ने इनिशिएट की थी कोई 6 बजे के करीब, और फिर वो शुरू हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली, अभी कोई थोड़ी घंटे पहले भावलपुर के अंदर भावलपुर के ऊपर ड्रोन एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई है। अब बात ये है कि जो ये और इसके साथ साथ एक जो आर्मी हमारे जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं और जो लोग इसमें, उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अपने गियर्स जो है वो लो डाउन नहीं करने रात को यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी इवेंचुअलिटी बिकॉज यू कांट ट्रस्ट द एनिमी। और जहाँ पे वो जो गैंग ऑफ 4 बैठा हुआ है भारत के अंदर, जो नरेंद्र मोदी है, वो अजीत कुमार डैवल है, अमित शाह है, और उसके साथ जो बीजेपी की और RSS की जो लीडरशिप है, मोहन भगवत जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मुगलजात बढ़ते हुए, गालियां देते हुए बाज नहीं आते, ये लोग हैं जो दहशतगर्दी पे मामूर ये माइंडसेट है। और ये वो हैं जिन्होंने मजहब को भी तबाह बर्बाद कर, हिंदुइज्म को तबाह बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने हिंदुइज्म डाल दिया, उससे हिंदुत्व निकाला था, अब बुद्धिता निकाल लिया। यानी मोदी साहब की एक नई दहशतगर्दी जो है, जो अमित शाह फॉलो करता है, जो अजीत कुमार डैवल जैसे लोग फॉलो करते हैं, वो शुरू। तो जो इस किस्म के जहनी तौर पे मफलूज
लोग हों, जो साइकोपैथ्स हों, जो मखबूतुल हवास शख्स लोग हों, जिनका जहन ही खराब हो, जो सोच भी ठीक ना सकते हों, जो लिख भी ठीक ना सकते हों, जो बोल भी ठीक ना सकते हों। यानी आपको याद है जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने मारा था तो मोदी टेलीविजन चैनल पे आया था, उसने रफाल को रफाल नहीं कह सकता, उसने कहा जी अगर हमारे पास रफाल होता ना तो हम ये कर देते। तो जो लोग बोल भी ठीक ना सकते हों, उनसे आप किसी खैर की नहीं बल्कि शर की तवक्को कर सकते हैं। अब अमेरिका ने सीज फायर तो करा दिया है। अच्छा, सीज फायर में सर आपको कता कलामी माफ, इस वक्त वजीर आजम कौम से खिताब कर रहे हैं, उस पर बराह रास्त लिए चलते हैं। तो नाज़रीन, ये था वज़ीर आज़म का खिताब। अपने खिताब में उनकी जानिब से जो कहा गया, यकीनी तौर पर पूरी कौम अपने शाहीनों पर, अपनी मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र करती है, जिन्होंने एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ दुश्मन को वो सबक दिया कि जिसको वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ जब्बार चौधरी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जब्बार साहब, आपने वज़ीर आज़म का खिताब सुना, यकीनी तौर पर कौम के जज्बात की तर्जुमानी और जिस तरह से उन्होंने मुसल्लह फ़ौज को, जिस तरह से उनकी पजीराई की बनती थी और उन्होंने हमें मायूस नहीं किया, क्या कहेंगे? सलमान साहब, ये एक तो पहली बात है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा तारीख़ी मौका है जी। हमने जो है वो अपनी पहले मरहले में अपना मुल्क का दिफा किया है, अपनी सोवरेनिटी को डिफेंड किया है, और उसके बाद हमने जो है वो उनको ये बताया भी दुश्मन को कि हम जो है वो आपको फ्री लंच नहीं मिलेगा यहाँ पे, खाम खा की आप शरारतें बंद करें जी। और इस तारीख़ी मौके पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जो ज़ाहिर है अपना एक स्टेट्समैन की तरह जो है जिन्होंने किरदार अदा किया है पूरे क्राइसिस में जी। आप देखें शुरू से पहलगाम के अगले दूसरे दिन के बाद से जब से इनका किरदार देखें, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के रिस्पांस में यही फ़र्क था कि वहाँ से नी जर्क रिएक्शंस आ रहे थे, बचगाना डिसीजंस आ रहे थे। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से वेल थॉटेड प्रोसेस चल रहा था। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इन्होंने मीटिंग बुलाई, उसको चेयर किया, और उसके बाद फिर बल्कि उसके बाद एक और कमेटी चेयर की, उसके बाद फिर जो है वो पूरी पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल जो जमातें थी उनको ब्रीफ किया गया। तो ये साथ साथ लेके जो है वज़ीर आज़म जो है एक लीडर के तौर पे वज़ीर आज़म आप आर्मी चीफ के साथ मिल के ये पूरी तरह जो है ना पूरे प्रोसेस के साथ निगरानी रहे। इसलिए आज के तारीखी दिन पर इनका जो है वज़ीर आज़म का बतौर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के होने के नाते और इस पूरे जो है ना वो ऑपरेशन के कह लें कि एक सुपरवाइज़र के नाते पे उनका खिताब बनता था, और उनका जो है वो शुक्रिया भी अदा करना बनता था हमारे तमाम जवानों का, तमाम फोर्सेस का, जिस तरह के फ़र्दन उन्होंने जिक्र भी किया, शुक्रिया अदा किया। और साथ साथ इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जो जवान थे हमारे, उनका हौसला, उनकी हौसला अफजाई, उनको खराज तहसीन करना भी बनता था। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने वो जिम्मेदारी निभाई है, और इसमें आपने देखा कि उन्होंने जो वो उन तमाम जो दुनिया के जो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं या जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उनका उन्होंने फ़र्दन जिक्र किया है। ये वो डिप्लोमेसी है, ये वो कामयाब सफारतकारी है जिसका हम पिछले सेशन में भी जिक्र कर रहे थे कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान की बात क्यों मान रही है। मैंने ये बात की थी कि फ़र्क जो है वो ट्रांसपेरेंसी का है। हमने बड़े खुलूस नीयत के साथ सलमान साहब पहले काकूल में हमने खड़े होकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अपना तहम्मुल के साथ जो है वो पूरी दुनिया को ये पेशकश की, हिंदुस्तान को ये पेशकश की कि आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया, ठीक है आपने लगा दिया, बट आप हमें सबूत दें। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर कम से कम हम पे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें। अगर आप इल्ज़ाम लगाना बंद नहीं करते तो फिर आप इसकी जो है ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की तरफ चले जाएं। तो वो एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था, एक ऐसा तुर्ब का पत्ता था, मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला, जिसके बाद हिंदुस्तान जो है वो बैकफुट पे गया। और मैं आपको बता दूं कि इसको जब ये पहलगाम के बाद हिंदुस्तान ने अपनी जो है ना एक APC वहाँ पे कॉल की थी, जिसमें तमाम उन्होंने पार्टियों को बुलाया। उस APC की जो रुदाद है वो भी, और उसके बाद जो है उसी दिन उन्होंने 2 ताकतवर मुल्कों के सफ़ीरों को वहाँ पे बुलाया ब्रीफिंग के लिए। जब उनको ब्रीफिंग दी तो सफ़ीरों उन्होंने कहा जी कि आप हमारे लिए कोई सपोर्ट में कोई बयान जारी कर दें। तो उन सफ़ीरों ने वहाँ पे कहा कि जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की ऑफ़र की है। जी बिल्कुल। पहले तो आपको चाहिए कि आप उस इंक्वायरी को एक्सेप्ट करें। आप अपनी चॉइस के मुल्क के न्यूट्रल थर्ड पार्टी के साथ जहाँ चाहें इंक्वायरी करा लें। वंस अगर इंक्वायरी होती है और उसमें जो है वो ये साबित होता है आपका मौक़िफ़ और पाकिस्तान की ज़्यादती साबित होती है, तो हम आपके सिर्फ बयान ही नहीं देंगे बल्कि जो है वो हम आपके साथ खड़े होंगे जो भी आप करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप
उसको कबूल करें। अगर आप उनका जी हम जो है ना उनका हम उसको कबूल नहीं करेंगे, अब बड़े मसाइल हैं हमारे दोनों मुल्कों में, उनका आपके मसाइल होंगे, बट एक मुल्क जो है वो खड़ा होकर आपको पूरी दुनिया के लिए कह रहा है, क्योंकि मुझे हमें लगता है कि उनके क्लीन हैंड है, ट्रांसपेरेंसी है। उन्होंने कही चले आप हमें कुछ सबूत दिखा दें जिसकी बुनियाद पर हम कम से कम अपना केस तो बिल्ड करें ना। अब हम सिर्फ इसलिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे जी कि हम यहाँ पे आपके मुल्क में सफीर हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी पूरी मुल्क है, वो लोग हमारा मुल्क भी देख रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो वहां पर भी उस फ्रंट पे भी जो है वो नाकाम हुए। और उसके बाद जो एपीसी थी वहां पर कांग्रेस के रहनुमाओं ने सवाल किया, उन्होंने भी यही बात की, राजनाथ सिंह ने कहा हमें सबूत दें, अमित शाह से कहा हमें सबूत दें। उन्होंने कहा जी नहीं वो सबूत जो है ना वो हम कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि देखें अगर आपने हमें साथ मिलाना है, आप कहते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल हार्मनी हो, अपोजिशन आपका साथ दे, तो कम से कम आप हमें भी तो कुछ दिखाएं तो सही ना, ताकि हम भी जो है ना वो बिलीव करें, हम भी यकीन के साथ आएँ। बट वहाँ पर भी जो है वो फेल हुए जी। तो ये उस महाज पे वहाँ पर फेल हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान था, पहले दिन से हर एक चीज़ को हमने जब उनकी एफआईआर को डाइसेक्ट किया, उसमें इतने ज्यादा लूप होल्स, इतने ज्यादा उसमें जो झोल निकले, वाकई के फौरन 5 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं, मैंने तो अपने सोर्सेज से खबर भी ब्रेक की थी, पिछले अपना यही न्यू में भी मैंने बात की थी मलिक साहब के प्रोग्राम में भी, कि ये एफआईआर जो है वो 10-15 दिन पहले जो है ना वो दिल्ली में ड्राफ्ट कर ली गई थी, जब इसका प्लान चल रहा था, क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें तमाम तरह का जो प्लान पहले किया गया, एफआईआर भी उसी प्लान का हिस्सा था जी। तो जब वो चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो सारा कुछ जो है वो खत्म हो गया वहीं पर। तो पाकिस्तान की बात दुनिया ने इसलिए सुनी कि हमने जो है वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई, हर चीज़ शफाफ दिखाई, हमने झूठ नहीं बोला, अपने मीडिया को जो है वो हमने जो है ना वो वॉर मॉन्गरिंग पे नहीं लगाया, हमने जिम्मेदार होने का सबूत दिया, जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया, और हमारे मीडिया ने जिम्मेदार मीडिया का सबूत दिया। तो ये जितनी चीज़ें आप इकट्ठी करेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो ये वाज़ेह हो जाएगा कि दुनिया हमारी बात क्यों सुन रही है और हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं सुनेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें जो अब सारी सूरत हाल में नजर आता है, हिंदुस्तान को ना सिर्फ दिफाई तौर पर शिकस्त हुई है बल्कि उनका जो एक बयानिया था उसकी भी शिकस्त नजर आती है, सियासी महाज पे भी मोदी की शिकस्त नजर आती है। लेकिन ये जो आरएसएस का नजरिया है, एक आइडियोलॉजी मोदी लेकर चल रहा है, इसके हवाले से बताइएगा कि वो क्या है, क्योंकि मैंने आपको देखा है आपकी तारीख पे बड़ी नजर, और खासतौर पर हिंदुस्तान के जो डायनामिक्स हैं उनको आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा इससे पहले एक मैसेज आपके थ्रू देना चाहेंगे, और अगर आप भी वो मैसेज देना चाहें, क्योंकि हमें फॉरवर्ड एरियाज से जहाँ पे हमारी आर्मी डिप्लॉयड है, ये कैंटोनमेंट्स के अंदर जो लोग हैं वहां से एक मैसेज आ रहे हैं बार बार, जो अगर आप चाहें तो आगे ट्रांसमिट कर दें कि इंडियन ड्रोन्स जो आए हैं, जो ड्रोन एक्टिविटी भालपुर में और बहुत सारी जगहों पे ऑब्जर्व की गई है, तो वो ड्रोन से एक स्टिक जो है वो नीचे गिरा रहे हैं। वो ड्रोन जो है वो एक ब्लैक कलर की एक स्टिक नीचे फेंकता है, जैसे आपकी यूएसबी वगैरह होती है, और वो स्टिक फेंक के और वो ड्रोन जो हैं वो आगे चले जाते हैं। तो अगर पब्लिक को कहीं वो स्टिक पड़ी नजर आए या इस किस्म की ब्लैक उसका कलर है, तो वो जरा कॉशियस रहें, और वो अगर वो उठाते हैं कहीं से ड्रोन एक्टिविटी में तो उसको ये नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है या जो आर्मी का सेंटर है वहां पहुंचाते। हो सकता है वो ट्रैकिंग सिग्नल्स के लिए और किसी फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए वो एक्टिविटी कर रहे हो, और ये बहुत जगह से ये तस्वीरें जो है उसकी जो वो आ चुकी है। अब आपने जो फरमाया कि जी आरएसएस के ऊपर और आरएसएस की सियासत के ऊपर, तो आरएसएस की सियासत तो जब 1925 में 28 में ये आरएसएस बनी थी, और गोलवालकर ने जो बंच ऑफ थॉट्स के नाम से किताब लिखी थी उसके अंदर ही उसने ये कह दिया था, और उसके प्री फेस पे ये लिखा हुआ है कि जी इंडिया जो है वो हिंदुओं की स्टेट है, और अगर यहाँ पे रहेंगे तो सिर्फ हिंदू रहेंगे, और बाकी अक़लियतों को हिंदुज़म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं कन्वर्ट करेंगे तो हम उन्हें टारगेट करेंगे। अब आप देखिए वहां पे नागालैंड में देख लीजिए, मिजोरम में देख लीजिए, आप सिखों के खिलाफ देख लीजिए, आप मुसलमानों के खिलाफ देख लीजिए, आप क्रिश्चियन के खिलाफ देख लीजिए, और 1947 से लेके अब तक जब तक पाकिस्तान इंडिया आजाद हुए हैं, इंडिया के अंदर कोई 72 मुस्लिम कुछ फसादात हो चुके हैं, जिसमें हजारों मुसलमान जो हैं वो शहीद कर दिए गए। बल्कि एक टाइम ऐसा था, गुजरात का कसाब जब गुजरात के अंदर चीफ मिनिस्टर था, कि वहां के जो वो थी ना नहर, उसके अंदर सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था, वहां के नालों में खून नजर आ रहा था। इसका एक बड़ा क्लोज कॉन्फिडेंट था बाबू बजरंगी, उसका रिकॉर्ड के ऊपर बयान मौजूद है। उसने कहा जब हमें नरेंद्र मोदी ने कहा तो हम वहां मुसलमानों को जमा करके एक पेट्रोल पंप के पीछे ले गए, और वहां जाके हमने कोई 300 फैमिलीज थी उनको आग लगा दी,
और उसमें भी इत्तफा नहीं किया, बल्कि वहां कहता है कि जो प्रेग्नेंट औरतें थी, जो फैमिली में थी, उनका फीटस फाड़ा नेज़े से और उनका फीटस निकाल के उसको बर्मे में रख के फेंकते रहे। फिर इसके खिलाफ जिस शख्स ने इलेक्शन लड़ा था, एहसान जाफरी साहब थे, बहुत बड़े एमएलए थे, बड़े थिंकर किस्म के आदमी थे, मुसलमान थे, उनकी फैमिली के ऊपर उन्हें हमला किया। उनकी फैमिली 2 घंटे पुलिस को रिंग करती रही, पुलिस ने टेलीफोन नहीं सुना। फिर आरएसएस के गुंडों ने जाके एहसान जाफरी साहब को मारा, उसकी बॉडी के कोई 6 टुकड़े करके गुजरात में मुख्तलिफ जगहों पे दरख्तों पे लटका दिए। इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ किया, इन्होंने जाके गुरुद्वारों में जो लोगों को मारा। और आपको पता है कि इंदिरा गांधी की क्यों खड़काया था सिखों ने? उसने इन सिखों के जो मुकद्दस मकामात है, गोल्डन टेम्पल, उसको अपरूट किया था। उसके बाद जनरल सुंदर जी जो उस ऑपरेशन का इंचार्ज था, वो लिखता है कि उसने एक ऑर्डर जारी किया था जब गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ, और उसने इंडियन फौज को ये कहा था कि अगर कोई भी सिख पंजाब में कृपान लेके फिरता नजर आए तो उसे टैंक की बैरल के सामने लगा के और पीछे से गोला मार दो। और इस तरह उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा। जबकि जब इंदिरा गांधी कत्ल हुई थी तो उसके बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे 8000 सिखों को कत्ल किया गया था। और उनको जो हिंदू बलवाइयों ने मारा था, हिंदू मिलिटेंट्स ने मारा था, जो पहलगाम में जाके वाकया करते हैं, जो अपना पठानकोट पे लोगों को मारते हैं, जो कुपवाड़ा में अपनी फौज के लोगों को मारा इलेक्शन जीतने के लिए। तो जब वहां पे सिखों को मारा तो एक लॉ पास कर दिया असेंबली में कि इस किलिंग पे, इस जेनोसाइड पे कोई असेंबली में डिस्कस नहीं किया जा सकता। और आपको पता है डेमोग्राफिक लॉज के जरिए जो सिख हैं उनको सिख नहीं काउंट किया जाता इंडिया में, उनको एज ए हिंदू काउंट किया जाता है। फिर आपके साथ देखा जो राजीव गांधी के साथ हुआ, उसको श्रीलंका में एक फौजी ने पीछे से बंदूक मारी, इंडियन लीडरशिप को फिर भी शर्म नहीं आई। कितनी बेशर्म यार ये लोग हैं। उसके बाद जो राजीव गांधी का कत्ल किस तरह हुआ ये भी फिर आरएसएस को 3 दफा बैन किया अंग्रेज ने अपने जमाने में। आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहते हैं इतने ये हिपोक्रेट है, इतने ये मक्कार हैं, इतने ये फरेबी हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि ये जिसको बाप कहते हैं, जिसकी तस्वीरें अपने दफ्तरों में, मंदिरों में, घरों में लगाते हैं, जिसको बापू कहते हैं, जो अमन का अलंबर, जो वाकई अमन की बात करता था, उसने बहुत जगह पे जहाँ पे मुसलमान इलाकों में जो बलवाइयों ने हमला किया, उसने वहां पे नंगे पैर ट्रेवल किया था। और वो इस चीज को कह रहा था कि जो बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान को हिस्सा मिला है उसको उसका हिस्सा दे दो। उसने मरण व्रत रख लिया था। तो उसको आरएसएस के एक अपना वर्कर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। अब नरेंद्र मोदी की वो दहशतगर्दी और की ओरिएंटेशन की अप्रोच देखिए, और जो वो मजहब का तिया पांचा करता है, जिस तरह वो मजहब को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल से तबाह करके रख दिया, हिंदुइज्म अपने रिलीजन को तबाह करके ये मूडीइज्म में चला गया है, हिंदुइज्म से निकल। इसने क्या किया, ये क्या कर रही है आरएसएस कि जिसने बापू को मारा था, इनके गांधी को मारा था, उसको ये नेशनल हीरो कहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों उसकी जो है वो चिता के ऊपर जाके शमएं जलाई है और उसको ये जो है उसके पीछे ये खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तो बहुत बड़ा है। तो जो लोग अपने पुरखों, जो पुरख कहते हैं ना, पुरखों का अपने जो उनका जो उनकी जो इज्जत नहीं कर सकते, उनकी क्या मॉरल वैल्यू है, उनकी क्या रिलीजियस वैल्यू है, उनकी क्या पॉलिटिकल वैल्यू है। ये शख्स ना बोलना जानता है, ना लिखना जानता है, और जो कुछ इसने इंडिया के साथ किया है। अब आपको पता है जब रफेल तैयारों की डील हुई थी, जो ये रफेल तैयारों को रफेल नहीं कह सकता, ये रफेल तैयारों को रफेल कहता है कि जी अगर हमारे पास रफेल होते तो पता नहीं हम क्या कर लेते। अब रफेल भी आ गए तो उन्होंने क्या किया, आज उनका एक कार्टून है जनरल बख्शी, वो टेलीविजन चैनल पे लगा हुआ था, अगर आप जाके देखें, कहता जी नरेंद्र मोदी साहब हमें 5th जनरेशन इक्विपमेंट ला के दें। तो उस बेवकूफ से कोई पूछे जर्नल से, उसको मैंने एक दफा टेलीविजन चैनल पे कहा था, मैं कहा तुम किसी एकेडमी से पास आउट नहीं हुए हो, मुझे लगता है तुम किसी जवानों के ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट हुए हो, वो निकले हो, तुमने ओथ नहीं लिया, तुमने वो जो जवान कसम खाते हैं ना जब वो पास आउट होते हैं, मैं कहा तुम्हारी वो मेंटालिटी तुमने अपनी बनाई हुई है। तो वो ये कह रहा था कि तो भाई रफेल जो 5th जनरेशन नहीं है, तो आपको और क्या चाहिए, आपको F-35 चाहिए, वो तो अमेरिका नहीं देगा, उसके तो 2050 तक ऑर्डर बुक हुए हैं, और वो अमेरिका का जहाज नहीं है F-35, वो अमेरिका, बरतानिया
ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ने मिलकर वो प्रोजेक्ट डेवलप किया है। उनके पास जो विश लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट पड़ी हुई है, जो ट्रंप ने कहा था कि हम आपको F-35 देंगे, वो 2050 तक तो कम से कम नंबर आना नहीं है। तो ये जो आरएसएस ने है, जिसने इस मुल्क के कल्चर को तबाह किया हुआ है, और ये गैंग ऑफ 4 जो ऊपर बैठा हुआ है सर, दुनिया के सर यहाँ पे कतई कलामी दुनिया के अमन को तबाह किया हुआ है, क्योंकि यही लोग जाके कनाडा में भी करते हैं दहशतगर्दी, अमेरिका में भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, अपनी इर्द गिर्द की तमाम स्टेट्स में करते हैं। या इसीलिए तो देखिए ना, नागालैंड, इसीलिए मणिपुर, इसमें माउस्ट इंसर्जेंसी, सिखिज्म, खालिस्तान का नारा, मुसलमानों के नारा, यानी 33 इंसर्जेंसीज हैं इस वक्त जो इंडिया के अंदर चल रही हैं, और वो इंडिया से सेपरेशन मांग रहे हैं। और इस चीज को आज इंडिया के लोग देखिए ना, अब इनके अकल का अंदाजा लगाइए, मैं क्या क्या चीजें आपको पेश करूं। अब जब ये सब कुछ ताबकारी ये हो रहा था ना कि न्यूक्लियर अटैक हो जाए, ये हो जाए, तो एक बीजेपी का लीडर है, वो आता है टीवी पे, वो कहता है कि जी अगर आपको ऐसा कोई खतरा हो कि आपको न्यूक्लियर, तो आप गाय का गोबर जो है ना वो जिस्म पे लगा दीजिएगा, तो आप ताबकारी के असरात से बच जाएंगे। अब इसको, अब वो प्रवीण सिहानी है, एक इंडिया के वायर के नाम से वो प्रोग्राम, वायर उनकी वेबसाइट है जिसपे वो प्रोग्राम लोग, बड़े पढ़े लिखे इंसान है और रिटायर्ड कर्नल है। उन्होंने करण थापर के साथ एक प्रोग्राम किया जहां उन्होंने इंडिया की हुकूमत को बड़े यूजफुल मशवरे दिए कि जी आप एक जमहूरियत हैं, आपकी सच्चाई पे बुनियाद हो रही है, आपके जो लॉसेस हुए आप बता दीजिए, और जो आपने किया वो आप बताए। उन्होंने क्या किया, उसकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, यानी उस प्रोग्राम को बुला। अब जहां पे ये अप्रोच हो, और इन्होंने जो आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के हेड के साथ जो किया था इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी ने, और उसके साथ 100 लोगों को जेल में डाल दिया था, तो वो कौन सी जमहूरियत रहेगी? ये जब आप पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इलेक्शन से पहले पकड़ते हैं या किसी तरह उनको इलेक्शन जितवाने की कोशिश करते हैं, ये तमाम चीजें तो फैशिज्म पे बेस होती है ना, क्योंकि आप पब्लिक ओपिनियन को लोगों के सामने नहीं आने देते। और ये नरेंद्र मोदी कहता था ना कि इस दफा तो पता नहीं मैं 400 में से 390 सीटें ले लूंगा, तो इलेक्शन में क्या हुआ, सिंपल मेजोरिटी नहीं हासिल कर सके, आपको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो ये आरएसएस का जितना आरएसएस। जी सर, बिल्कुल सर, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया, आपने बड़े बेहतर तरीके से तारीख हमें बता दी आरएसएस की, और आप उनका एजेंडा भी बताया। अच्छा जब्बार साहब, आखिरी, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट बाकी है, एक लास्ट कमेंट चाहूंगा। जी मैं सिर्फ इसकी आरएसएस पे बता दूं कि ये जो इस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने जो शुरू किया ना, ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग पर, एक्चुअली आरएसएस जो है 1925 में बनी थी, सितंबर 1925 में। तो ये सितंबर 2025 में, अभी कुछ महीनों के बाद जो है आरएसएस का 100 साला जश्न मनाने की तैयारियां हिंदुस्तान में हो रही हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब जो है ना उस 100 साला जश्न के मौके पर जो है ना वो खिताब करेंगे तारीखी, जिसमें जो है ना ये सारी अपनी जो कहने की जो फतूहात हैं उनका जिक्र करना चाहते थे। ये एक्चुअली उसकी तैयारी थी, लेकिन लेकिन अल्लाह के हाँ कुछ और शायद मंजूर था। और सर, आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, जब्बार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर फतह हमेशा हक की होती है, पाकिस्तान ने साबित किया, और मुसलमान जिस तरह से डटकर खड़ा होता है और जिस तरह से दुश्मन पर झपटता है, आज शाहीनों ने साबित किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।